हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार ऐसे देता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। यमन युद्ध के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है उसके बारे में आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उन जैसे हथियार बेचने वाली कंपनियों को संरक्षण देने वाले नेताओं का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। ट्रंप ने यमन में सऊदी अरब की लीडरशिप वाले गठबंधन की तरफ से लगभग 4 साल से जारी एक तरफा जंग के लिए अमेरिकी समर्थन को खत्म करने के मकसद से कांग्रेस यानी अपने ही देश की संसद के प्रस्ताव को वीटो कर दिया है, यानी उसे एक्सेप्ट नहीं किया है और मना कर दिया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। यानी अपने हथियार बिकते रहें और अरब तिजोरियों से बड़ा धन निकलकर अमेरिका की तिजोरियों में जाकर भरता रहे और इस क्षेत्र में कोई विकास ना हो, एजुकेशन ना हो, शिक्षा ना हो और इन देशों के लोग अपने जीवन को ही बचाने की चिंता में लगे रहें। यह है हथियार बेचने वालों का असली चेहरा। इस जंग से अब तक यूनाइटेड नेशंस के अनुसार कम से कम 56,000 बेगुनाह यमनी लोग मारे जा चुके हैं और लाखों भूखमरी से मौत के कगार पर पहुंच चुके हैं। एक बड़ी संख्या में जंग के जख्मी हुए लोग भारत समेत कई देशों में इलाज कराते रहे हैं। साथ ही सबसे गरीब अरब देश यानी यमन का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा भी तबाह हो चुका है। जब बमबारी स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में होती रहेगी तो उसका नतीजा ऐसा ही होगा। इस पर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन खामोश हैं, चूंकि ये तमाशा भी ऐसे ही देश चलाते हैं जो खुद दुनिया भर में इंसानी ट्रेजेडी पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर अपना मित्र देश गुनाहगार हो तो खामोशी और अगर अपना विरोधी देश हो तो दुनिया भर का शोर। ट्रंप ने मंगलवार को यमन पर सऊदी अरब के हमले जारी रखने के लिए अमेरिकी सैनिक सपोर्ट, जिसमें हथियार देना और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे काम शामिल हैं, को रोकने के लिए कांग्रेस के जरिए पास किए गए विधेयक को अनावश्यक यानी गैर जरूरी और खतरनाक कोशिश बताया है, ताकि उनके मुताबिक राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को कमजोर किया जा सके। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस की इस कोशिश से अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि यमन के गरीब और कमजोर लोग अमेरिका को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसी सरकार जो अपने फैसले खुद लेकर अपने देश के हितों के लिए फैसले लेने वाली हो तो अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। यमन के लोग अपनी स्वतंत्र सरकार बनाने का ही प्रयास कर रहे हैं। कम से कम वो सऊदी अरब की तरह से गुलामी नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर हम 2 हफ्ते भी उनको सुरक्षा न दें तो सऊदी हुकूमत बाकी नहीं रह सकती। उसके जवाब में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिलचस्प बात कही थी और अपनी मजबूरी भी जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें ट्रंप के साथ काम करना अच्छा लगता है और ये कि दोस्ती में कभी इख्तलाफ भी हो जाता है। अगर उन्होंने ऐसा कहा भी है तो कोई बात नहीं। आप समझे गुलामी में क्या हाल होता है। कांग्रेस के जरिए पास किया गया विधेयक, जिसे ट्रंप की सहमति के बाद कानून बन जाना था, उसकी पहल करने वालों में 2020 चुनावों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीनेटर बर्नी सैंडर्स भी शामिल हैं। इस कानून के जरिए कांग्रेस को राष्ट्रपति के जंग शुरू करने के फैसले के अधिकार कम करके उसका हक कांग्रेस को मिल जाता। कांग्रेस के जरिए पास किए गए प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि यमन युद्ध में अमेरिका की भागीदारी से देश के संविधान का उल्लंघन हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके मुताबिक कांग्रेस को न कि राष्ट्रपति को जंग में जाने का फैसला करने का हक है। ट्रंप ने अब से पहले कांग्रेस के मेंबर्स को इस विधेयक के खिलाफ वीटो करने के अपने फैसले की वार्निंग दी थी। कांग्रेस ने यमन में नागरिक ठिकानों पर सऊदी अरब के खतरनाक हवाई हमलों की दुनिया भर में होने वाली आलोचना के बाद
इस विधेयक के प्रस्ताव को पास किया था। मैं आपको याद दिला दूं, अक्टूबर में जब सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री दूसरे देशों में भी सऊदी अरब के खिलाफ माहौल बना और उसमें यमन जंग पर चर्चा हुई। नहीं तो उससे पहले सब खामोश बैठे हुए थे। ये तकरीबन 3.5 साल तक जंग, ऐसी जंग जिसमें तबाही, शहर तबाह, स्कूल तबाह, अस्पताल तबाह, सब कुछ खामोशी से देखा जा रहा था। ये जमाल खाशोगी की हत्या के बाद यमन युद्ध और उसमें सऊदी अरब का जो कैरेक्टर है वो उस पर चर्चा की गई थी। अमेरिका ने यमन में विनाशकारी जंग छेड़ने वाले सऊदी लीडरशिप वाले गठबंधन को अरबों डॉलर के हथियार बेचे हैं। लगभग 4 साल पहले जंग शुरू होने के बाद से गठबंधन के हवाई हमलों में मारे गए हजारों नागरिकों के बारे में कांग्रेस के सदस्यों ने अब से पहले भी कई बार चिंता जताई है, जिसे सरकार ने नजरअंदाज किया है। सऊदी अरब और उसके कई क्षेत्रीय मित्र देशों ने यमन में अब से पहले सऊदी समर्थन वाली अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को दोबारा सत्ता में वापस लाने के मकसद से मार्च 2015 में यमन के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे। सऊदी अरब अब तक अपने मकसद को पूरा करने में नाकाम रहा है। इसी बीच अमेरिका में अपनी ही सरकार की तरफ से यमन जंग को समर्थन जारी रखने के फैसले पर नाराजगी पाई जा रही है। हैमिल्टन कोएलिशन टू स्टॉप वॉर के एक सदस्य केन स्टोन ने प्रेस टीवी से बात करते हुए कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब को हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बेचकर अपना अरबों डॉलर का कारोबार चला रहा है और एक गरीब अरब देश यमन के खिलाफ जारी जंग मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साम्राज्यवादी हितों यानी इंपीरियलिस्ट मकसद को पूरा करती है। केन स्टोन के मुताबिक ये जंग अमेरिकी जनता, यमन की जनता या दुनिया भर के लोगों के हित में नहीं है। जरूरत इस बात की है कि विश्व भर के लोग, खासतौर पर पश्चिमी देशों की जनता को चाहिए कि अपनी सरकारों पर यह दबाव डालें कि वे सऊदी अरब को हथियार ना बेचें, क्योंकि यह हथियारों की सप्लाई ही जंग जारी रखने का लाइसेंस बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्री की मदद करता है, जो इन युद्धों से दिन ब दिन बड़ी रकम हासिल कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिकी साम्राज्यवादी हितों को इजराइल और सऊदी अरब का पूरा समर्थन हासिल है। अभी पिछले महीने मार्च में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने यमन में मानवीय आपदा यानी ह्यूमन क्राइसिस के लिए सऊदी अरब को दोषी ठहराया था और अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को दिए गए समर्थन की निंदा की थी। सैंडर्स ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि सऊदी के नेतृत्व वाली जंग की वजह से यमन दुनिया में सबसे खराब ह्यूमन क्राइसिस का सामना कर रहा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि अमेरिका इस भीषण जंग में सऊदी अरब का हिस्सेदार है और बहुत बार हमारे हथियारों का इस्तेमाल नागरिकों को मारने के लिए किया जाता रहा है। सऊदी अरब और उसके कई क्षेत्रीय सहयोगियों, खासतौर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने यमन के सऊदी समर्थित राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को फिर से सत्ता में लाने के मकसद से मार्च 2015 में विनाशकारी हवाई हमले शुरू किए थे। युद्धों का विस्तार से सर्वे करने वाली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी नेतृत्व वाली जंग में अब तक लगभग 56,000 यमन के नागरिक मारे जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी कई रिपोर्टों में वहां बड़े ह्यूमन क्राइसिस की बात कही है। आपको बताता चलूं कि मार्च 2015 से अब तक यमन की राजधानी सना हूथी अंसारुल्लाह के कब्जे में है। अंसारुल्लाह वो ग्रुप है जो एक तरह से जंग लड़ता है, उनकी फौज है, उसका नाम अंसारुल्लाह है। हूथी ही देश में प्रभावी सरकार चला रहे हैं। अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल हूथी को ईरान समर्थित कहते हैं। सऊदी अरब का और इन तीनों देशों का तरीका यह है कि अरब देशों में जहां भी जनता अपने अधिकारों के लिए या डेमोक्रेसी की मांग के लिए आंदोलन चलाती है, उसे वो ईरान समर्थित कह देते हैं। बहरीन में भी जारी जन आंदोलन को ईरान का समर्थन बताया जाता है। वहां भी सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों की सेनाएं 2011 से शुरू हुए जन आंदोलन को कुचलने के लिए
गई हुई हैं। सऊदी अरब और उसके आकाओं अमेरिका और इजराइल के जरिए अदन में हादी के नेतृत्व वाली सरकार को फिर से स्थापित करने का दावा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी और उनके मंत्री सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहते हैं। कमाल यह है कि अमेरिका के इशारों पर हादी की सरकार को ही यूनाइटेड नेशंस स्वीकार करता है, जबकि 2015 से ही उनके पास राजधानी नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को, जो कुछ वर्षों तक हुती का समर्थन कर रहे थे, सऊदी अरब का जासूस होने के आरोप में हुती समर्थकों ने दिसंबर 2017 में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। उधर हादी समर्थकों ने देश के दक्षिणी बड़े शहर अदन पर कब्जा कर रखा है। अदन एक जमाने में दक्षिणी यमन की राजधानी होता था। उस समय उत्तरी और दक्षिणी यमन यानी नॉर्थ और साउथ यमन अलग अलग देश होते थे। 1990 में दोनों देश मिलकर यमन हो गए थे। दिसंबर 2018 में स्वीडन में शांति वार्ता यानी पीस टॉक्स के नतीजे में यमन जंग की तेजी में कुछ कमी आई है। हुदैदा खासतौर पर जो बंदरगाह है उस पर जंग रिलेटिवली अब जरा कम चल रही है, उस पर वायलेशन होता है लेकिन सीज फायर वहां चल रहा है। लेकिन वो बात समझने की है कि जब शांति वार्ता उन देशों की तरफ से शुरू की जाती है जो जंग शुरू करने वाले देश के साथ होते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि जंग शुरू करने वाला और उसे हथियार देने वाले अब हार मानने लगे हैं। यमन की जंग में अमेरिका के लिए इराक या सीरिया से अलग हालत यह है कि उनकी फौज यमन की जमीन पर मौजूद नहीं है। उनके लोगों को तो कोई खतरा है नहीं, इसलिए अमेरिका के लिए हथियारों का कारोबार जारी रखना फायदे का सौदा है। डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब को हथियार देते रहने के फैसले में सऊदी अरब का कोई भला होगा ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिका को सऊदी अरब की इकोनॉमी से ज्यादा रकम निकालने यानी वहां के लोगों का खून चूसने का रास्ता खोले रखने का फैसला है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।